Hello everyone. So today we are going to discuss about receivable management and source of finance. So let's start. So receivables management हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले रिसीवेबल होता क्या है. जैसे आप कोई भी बिजनेस रन करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि आपको क्रेडिट पे कोई सामान मिल जाए. आप क्रेडिट पे लेना चाहते हो, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कैश अवेलेबल नहीं होता, तो आपको लगता है कि उधार पे, क्रेडिट पे आपको कुछ सामान मिल जाए. सिमिलरली जैसे आप अपने कस्टमर्स के साथ डील करते हो, आपके कस्टमर भी चाहते हैं कि उनको क्रेडिट पे आप कुछ सामान सेल करो. सो वो जो सेल करते हो आप, ताकि आप उनके जो कस्टमर्स है वो इंक्रीज हो जाएं, आप उन्हें उधार पे देते हो ताकि उनका ट्रस्ट बन जाए कि हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे बारे में भी सोचती है, हमें कुछ टाइम देती है पेमेंट करने के लिए. सो जिन कस्टमर्स को आपने क्रेडिट पे सामान दिया है वो आपके क्या है, रिसीवेबल्स हैं. The term receivables refers to debt owed to the firm by the customers resulting from sales of goods or services in the ordinary course of business. यानी कि जो भी आपका बिजनेस है, नॉर्मल जो आप बिजनेस करते हो, उसमें जब आप अपने कस्टमर्स को सामान बेचते हो, वो भी उधार पे, क्रेडिट पे, तो वो जो आपके कस्टमर हैं वो क्या बन जाते हैं, रिसीवेबल्स. यानी कि आपको उनसे अब पैसा रिसीव करना है, उनसे रिटर्न लेना है. मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट. किसको हम ट्रेड क्रेडिट भी बोलते हैं, बिकॉज ट्रेड क्या है, जो बिजनेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सचेंज का जो परफॉर्म कर रहे हैं कि हम गुड्स देते हैं, एक्सचेंज में हमें मनी मिलता है. सो उसके जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसे हम जब क्रेडिट पे परफॉर्म करते हैं, यानी कि उधार पे हमने सामान बेच दिया है, बाद में जो हमें उनसे लेना होता है वही हमारा क्या है, रिसीवेबल. और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करना जरूरी है, बिकॉज अगर वो उधार पे दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दे दिया तो वो वापस लेंगे नहीं, उन्हें वो वापस कलेक्ट भी करना होता है, और इसीलिए उसको कंप्लीट रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट करनी पड़ती है. बेनिफिट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीवेबल्स क्यों देती है, आप क्रेडिट पे क्यों सामान को बेचते हो, तो उसके पीछे आपके क्या बेनिफिट एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग सेल्स. ऑब्वियसली अगर आप क्रेडिट पे देते हो तो आपकी सेल्स उनसे ज्यादा होगी जो सिर्फ कैश पे डील करते हैं. क्यों? बिकॉज आपके जो कस्टमर्स हैं, जो ऐसे कस्टमर हैं जो आपके सामान को खरीदना चाहते हैं बट फिलहाल वो एबल नहीं है, विलिंग नहीं है पैसा देने के लिए, सो वो भी आपसे परचेज कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में पे कर देंगे. सो आपकी सेल्स जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी. देन इंक्रीज प्रॉफिट. अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो जाएगी. टू टैकल कंपटीशन. अगर आप जिस बिजनेस में, जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो वहां पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप जैसा सामान बेचने वाले, आप जैसा प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आप क्रेडिट देके उसके थ्रू क्या कर सकते हो, कंपटीशन को टैकल कर सकते हो. बिकॉज अगर आप क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप क्या दे रहे हो, उन्हें एक स्पेशल बेनिफिट दे रहे हो, आप उन्हें गुड्स क्रेडिट पे प्रोवाइड कर रहे हो. देन कस्टमर रिलेशनशिप. ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर क्या सोचेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन हम पे प्रेशराइज नहीं करती कि हमें इंस्टेंट पेमेंट चाहिए, हमें टाइम प्रोवाइड करती है, तो जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाते हैं. कोस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स. जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे प्रोवाइड करती है तो उससे कौन कौन सी कोस्ट है, कौन कौन सा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है जो उसके साथ एसोसिएट करता है. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है तो इसका मतलब, अगर उन्होंने ऐसी पॉलिसी रख रखी है कि वो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जो हमारा कस्टमर है उसे प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हर चीज तो हम याद नहीं रख सकते ना कि कितने कस्टमर को कितने अमाउंट पे हमें पैसा देना है, या कितना हमने उधार उन्हें दिया है, कितना क्रेडिट उन्हें दिया है. उसके लिए हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, एक अलग से डिपार्टमेंट होगा, अलग से मेंबर्स होंगे जो उस पर वर्क करेंगे. सो वो सारी कॉस्ट जो आएगी, जो मेंटेन करने के लिए आ रही है, वो हमारी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. देन कैपिटल कॉस्ट. कैपिटल कॉस्ट क्या होती है कि अगर आपने जो उधार पे दिया है उसके बजाय आप क्या लेते, पैसा लेते उनसे, आपको कैश जो रिसीव होता तो आप क्या करते, उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देते, और इन्वेस्ट करते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, और मनी आप गेन करते, जो अब आप नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, आपने क्रेडिट पे सेल किया है. सो उसकी वजह से जो आपकी कैपिटल कॉस्ट आ रही है, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल देते हैं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बिकॉज आपने कैश उसी टाइम रिसीव नहीं किया, तो आप प्रॉफिटेबल जो अपॉर्चुनिटीज थी उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए. देन नेक्स्ट हमारी आती है कलेक्शन कॉस्ट. अब हमने जब क्रेडिट दे दिया होता है, ऐसा नहीं होता कि जिसको हमने उधार पे दिया है वो तभी हमें पैसे रिटर्न कर देते हैं, जैसे ही जितने टाइम के लिए दिया है उसके बाद हमें इजीली पैसा मिल जाए, ये हमेशा नहीं होता है. कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जो पे ही नहीं करते. सो जो कलेक्ट करने के लिए हमें जितने भी वर्क करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसमें जो कॉस्ट आती है वो हमारी क्या होती है, कलेक्शन कॉस्ट. एंड डिफॉल्ट कॉस्ट क्या होती है, कुछ कस्टमर्स जो पे ही नहीं करते, जो कभी हमें रिटर्न नहीं करते हैं, वो जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिफॉल्ट कॉस्ट होती है, जो बैड डेट्स बन जाते हैं हमारे.
नाउ स्कोप ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, कि हम रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो उसमें 4 बेसिक चीज़ें जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनानी होती है, क्रेडिट पॉलिसी बनानी होती है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे तो कितना देंगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट टर्म्स, कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्रेडिट देंगे तो जो हमारी टर्म्स हैं क्रेडिट की, कि कितने दिन के लिए दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट देंगे या नहीं, वो सब डिफाइन करना होता है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसी, कि जब वो टर्म्स वगैरह सब फुलफिल हो जाए तो फिर हमें क्या करना है, उसे कलेक्ट करना है, तो हमें कलेक्शन पॉलिसी बनानी है। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं, जिसमें हमें क्या डिसाइड करना होता है कि क्या हमें क्रेडिट प्रोवाइड करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो किस एक्सटेंट तक करना है। इसके अंदर हम 2 चीजें बनाते हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड एंड क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है। स्टैंडर्ड यानी कि ये हमारा बेस्ट प्लेस है जहां आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको क्रेडिट मिले तो आपको इन स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देती है, एक लेवल सेट कर देती है, जो भी कस्टमर उस लेवल को क्रॉस करता है या उस लेवल तक पहुंच जाता है, मीटअप करता है, उसी को वो क्या करेगी, क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, सबको वो क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करेगी। सो वो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं और लूज भी हो सकते हैं, यानी कि सिंपल भी हो सकते हैं। अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम सिंपल स्टैंडर्ड रख रहे हैं, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल हमने स्टैंडर्ड रखा है, तो इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्रेडिट देगी। लेकिन हमने बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड रख दिए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है, उनको पाना यानी कि उसे अचीव करना इतना ईजी नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट जो है वो कम दिया जाएगा। सो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है। और वो स्टैंडर्ड किस चीज के होते हैं, कि कस्टमर की कैसी लॉयलिटी होनी चाहिए, उसकी कैसी इमेज होनी चाहिए, वो कितने दिन में पे करता हुआ होना चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हम उसी को देंगे जो 15 दिन के बाद हमें रीपे कर देगा, उसके बाद वाले को हम नहीं देंगे। सो ये सब हमें क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट करना होता है। देन हमें क्या करना होता है, क्रेडिट एनालिसिस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये अचीव होने पर हम क्या देंगे, क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर वो अचीव कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट एनालिसिस, यानी कि कस्टमर का हम एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि क्या हमारा कस्टमर क्रेडिट स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं। सो उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, किसी जिस बैंक में उसका अकाउंट है उससे कर सकते हैं कि उसने कोई लोन ले रखा है या नहीं ले रखा, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कितना विलिंग है हमारे अमाउंट को पे करने के लिए। ट्रेड रेफरेंस एक्सेट्रा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके ये देखते हैं कि क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन है हमारे स्टैंडर्ड के साथ मीट करती है। अगर मीट करती है तो हम उसे क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज हम क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करते। देन सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट टर्म्स। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो कस्टमर है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मीट करिए स्टैंडर्ड के ऊपर, तो हम अब उसे क्या करेंगे, क्रेडिट अगर दे रहे हैं तो उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि हमारी क्रेडिट की क्या क्या टर्म्स हैं, यानी कि क्रेडिट का पीरियड कितना है, कितने टाइम के लिए हमने आपको दिया है, और किस पर्टिकुलर डे के बाद आपको हमें रीपेमेंट करनी है। कैश डिस्काउंट, यानी कि आपको कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप जल्दी पैसा पे करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 महीने के लिए किसी को क्रेडिट पे दिया है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप हमें 1 महीने से पहले पे करोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि आपको जल्दी पैसे रिकवर हो जाएं। अब कैश डिस्काउंट ऐसा नहीं है कि अगर हमने 30 दिन के लिए दिया है तो वो 29th डे पे अगर हमें दे रहा है तो हम कैश डिस्काउंट उन्हें देंगे कि 1 दिन मैं पहले दे रहा हूं। इसीलिए हमें पहले ही क्या करना होता है, कैश डिस्काउंट का भी पीरियड डिफाइन कर देना होता है कि अगर आप शुरू के 10 दिन में पैसे हमें दे देते हो तो ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, अगर उसके बाद देते हो तो आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देन फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसी, कि हम कैसे कलेक्ट करेंगे, इस चीज की भी पॉलिसी बनाई जाती है। बिकॉज हमारे सारे कस्टमर टाइमली पे नहीं करते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम के बाद या टाइम कंज्यूम करते हैं, डिले करते हैं अपनी पेमेंट को। सो उनसे हमें कैसे रिसीव करना है, उसके लिए हमारे स्टेप्स होते हैं कुछ, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाता है हमने उन्हें रिमाइंडर लेटर भेजना चाहिए। कि रिमाइंडर लेटर में हम ये डिफाइन करते हैं कि आपके पास हमारा इतना, हमारे पास जो आपने सामान था वो खरीदा था और आपके पास हमारा इतना पैसा है, आपको वो रिटर्न करना है। देन अगर हमें रिमाइंडर लेटर से ही रिस्पॉन्स मिल जाता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अदरवाइज सेकंड स्टेप जो होता है वो क्या होता है, टेलीफोन कॉल, यानी कि आप कॉलिंग के थ्रू उन्हें बताते हैं। देन पर्सनल विजिट, यानी कि तब भी अगर आपको पैसा नहीं मिलता देन आपको क्या करना होता है, उनको पर्सनली मीट करना होता है और उनसे वो डिमांड करनी होती है। एंगेजिंग कलेक्शन एजेंसीज, कलेक्शन एजेंसीज क्या होती है, जो पर्टिकुलरली
वर्क ही इसीलिए कर रही है, उनका काम ही है कलेक्ट करना, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देन अगर फिर भी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, उनसे मिलकर नया सेटलमेंट कर सकते हैं, एक एक्सटेंडेड और 15 दिन के बाद देने का कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं। एंड देन अगर फिर भी हमें नहीं मिलता है तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। लीगल एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए हमें शुरुआत में ही ऐसा नहीं है कि 30 दिन हो गए उन्होंने नहीं दिया तो हम सीधा लीगल एक्शन लेने लग गए। हमें सेल्स डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके अच्छे से उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, लास्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करना होता है, यानी कि जो भी हमने वर्क किया वो हमारा ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी बना रहा है या नहीं, यानी कि जो हमारा क्रेडिट जितना हम दे रहे हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे है या नहीं। अगर हमारी पॉलिसी के थ्रू वो ऑप्टिमम लेवल पे है तो इसका मतलब हमने सही मेंटेन किया है, अगर वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है तो इसका मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। और ऑप्टिमम लेवल क्या होता है कि अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं उससे हमें जितना बेनिफिट हो रहा है और क्रेडिट देने पे जितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि हमने बिगनिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर हम क्रेडिट देते हैं तो हमारी कॉस्ट भी आती है एंड हमें बेनिफिट भी होता है। जिस पॉइंट तक हमारा बेनिफिट या तो इक्वल है या उससे ज़्यादा है वो हमारा क्या है, ऑप्टिमम पॉइंट है। जैसे ही हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तब हमें क्या करना होता है, वो हमारी ऑप्टिमम नहीं रहती, इसका मतलब हम कॉस्ट ज़्यादा बियर कर रहे हैं क्रेडिट देके, तो हमें क्रेडिट नहीं देना चाहिए। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, लार्ज जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ आपको पैसा चाहिए, जो आपको लार्ज टाइम पीरियड के लिए चाहिए, लार्ज स्पैन ऑफ टाइम के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या क्या उसके सोर्सेज होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर्स एंड टर्म लोन्स। टर्म लोन्स क्या होते हैं कि आप बैंक से पैसा ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। आपको जो बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हर तरीके के लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, टर्म लोन्स ले सकते हो, जिस पर आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा बट आपकी लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। डिबेंचर्स आप ले सकते हो, यानी कि आप डेट इशू कर सकते हो, जिसमें जो आपके एक तरीके से लेंडर्स बन जाएंगे, जो आपको पैसा देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, आपको कंप्लीट अमाउंट रीपे करना पड़ेगा एज वेल एज उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा रेगुलर टाइम पे। सो आप डिबेंचर्स कर सकते हो, बट डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं, सबसे जो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, ऐसी सोर्स होती है जो हमारा इंटरेस्ट हमें पे करना होता है वो बहुत कम होता है। इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, जो हमारी प्रेफरेंस कैपिटल होती है वो इक्विटी कैपिटल से तो कम कॉस्टलियर होती है बट हमारे डिबेंचर से ज़्यादा होती है। एंड प्रेफरेंस कैपिटल में हमारे क्या होते हैं कि हम इन्हें शेयर इशू करते हैं एंड इनको प्रेफर किया जाता है, प्रायोरिटी मिलती है ओवर इक्विटी कैपिटल की, उन्हें रिटर्न पहले दिया जाएगा, यानी कि सारी पेमेंट करने के बाद जो पैसा मिलता है, जो इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल में बटना होता है उसको पहले प्रेफरेंस को दिया जाता है, बाद में किसे मिलता है, इक्विटी को मिलता है। एंड इक्विटी कैपिटल कौन होते हैं, वो हमारे खुद ओनर ही मिल जाते हैं, बन जाते हैं। और इक्विटी कैपिटल हमारी बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कंसीडर क्यों की जाती है, बिकॉज इसमें आपको कोई गारंटी नहीं होती, आपका कोई बर्डन नहीं होता। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर पैसा ले रही है तो अगर लॉस होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है इक्विटी को पैसा देने का, बट अगर वो डिबेंचर्स ले रही है तो उन्हें वो पैसा देना पड़ेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है। सो ये हमारी क्या है, वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you.